So here we are doing the Specific Relief Act 1963 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हम टिल सेक्शन 15 कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चल रही है बच्चे। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 16, 17 एंड 18। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 16, 17, 18 की। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है पर्सनल बार टू रिलीफ, मींस स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करने का क्या बार है, क्या रुकावटें हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकते। जब स्पेसिफिक रिलीफ नहीं क्लेम कर सकते वो हम देखते हैं वो कौन से पर्सन है या अगेंस्ट whom you cannot claim, right? So here are bar of specific claim, specific relief claim। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट बच्चे, आपको याद हो कि हमने ये सेक्शन 10 की एक्सेप्शन में भी किया था, 16 का ए पार्ट। और एक और चीज बच्चे, ये हमारा प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है क्वेश्चन। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो फर्स्ट इज हु हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली, मींस आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था बट आपने अब वो नहीं हो पाया उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गई थी, तो आपने उस सिचुएशन, उस एक्ट की बजाय दूसरा एक्ट करवा लिया, दूसरी परफॉर्मेंस करवा ली। तो इसका मतलब जो अर्लियर वन था अब आप उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, अब उस पर बार लग गया है। सो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20 हमने कवर किया था, याद हो आपको, सेक्शन 14 के साथ किया था। सो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20 आपने अगर करवा ली है तो आप पे क्या लग जाएगा? बार। नाउ यू कैन नॉट क्लेम, नो क्लेम। ओके, देन सेकेंड सिचुएशन क्या होती है? हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप क्या हो चुके हो? इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी का, और यहाँ पर क्या हुआ है, ए ही इनकैपेबल हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, तो वो ऑपोजिट पार्टी से क्या क्लेम करेगा? स्पेसिफिक रिलीफ नहीं कर सकता ना वो क्लेम। इफ ही वॉयलेट्स एनी एसेंशियल टर्म, या तो इनकैपेबल हो गया हो या वो कोई एसेंशियल टर्म का वॉयलेशन कर दे, ठीक है, कोई टर्म है जिसको आपको फुलफिल करना ही है, या कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। सपोज कीजिए टाइम पीरियड है कि आपको इस टाइम तक किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ चीज डिलीवर करनी ही करनी है, तो जब आप लेटर ऑन करेंगे तो उसका यूज तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग को वॉयलेट कर दिया है। इस केस में भी आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। और कुछ हो जाए, जैसे इफ यू एक्ट लाइक फ्रॉड, फ्रॉड का एलिमेंट हो जाए, ठीक है, विलफुली एक्ट्स, या कोई आप वेरिएशन से काम कर दें, चेंजेस ले आए कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये कुछ यहाँ पर टाइम पीरियड का जो मैंने बताया, तो ये कुछ आपकी टर्म्स हैं जिनको आप क्रॉस ओवर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको कॉन्ट्रैक्ट उसी के अकॉर्डिंग फुलफिल करना पड़ेगा। इनकैपेबिलिटीज होगी, सपोज कीजिए डेथ है, या कोई डिजीज हो जाती है, या कोई इंसॉल्वेंसी क्रिएट होगी, तो ये सब सिचुएशंस में नो स्पेसिफिक रिलीफ। देन थर्ड इज, इस थर्ड सिचुएशन को आप रिलेट करेंगे सेक्शन 51 टू 58 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ सेक्शन 16 के क्लोज सी को रिलेट करके चलते हैं हम। इसमें क्या बोला गया, कौन से और बार्स हैं? हु फेल्स टू प्रूव that he has performed or has always been ready to perform which are to be performed by him। ठीक है, आप या तो ये फेल हो जाते हो बताने में कि आपने अपनी परफॉर्मेंस कर दी है, या फिर आप अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो, ये चीज बताने में भी आप फेल हो जाते हो। सो जैसे क्या है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ मनी, आपको पेमेंट करनी है। सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी मनी की। प्लेंटिफ के लिए जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में पैसे दे या कोर्ट में जमा करवाए, जब तक कोर्ट खुद ऑर्डर ना दे उसे, राइट? तो जब तक आपका परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपको पैसे देने की अभी जरूरत नहीं है, राइट? तो आप, दूसरी पार्टी अगर अपना परफॉर्मेंस फुलफिल कर देगी तभी आपको देना है। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस, रेडीनेस, उसको परफॉर्मेंस की अपनी प्रूव करनी पड़ेगी, या तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, या इस रेडीनेस, रेडीनेस मीन्स विलिंगनेस, कि हाँ मैं ये परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ,
ठीक है, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्लेंटिफ खुद तैयार है वैसा परफॉर्म करने के लिए। तो ये सिचुएशंस में क्या है, आप क्लेम कर लोगे। बट अगर आप ऐसा करने में चूक जाते हो या आप दूसरी पार्टी को ऐसा रियलाइज करवाते हो कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है या अकॉर्डिंगली आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना नहीं चाहते, आपके अंदर विलिंगनेस ही नहीं है, तब आपके ऊपर स्पेसिफिक रिलीफ का क्लेम वो डाल सकता है, अदरवाइज दिस इज बार। ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। अगर आपकी प्रॉपर्टी में टाइटल ही नहीं है या टाइटल इनसफिशिएंट है तो उस केस में आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते परफॉर्मेंस को। सेक्शन 17 को डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे। क्या कहता है, दैट जो कॉन्ट्रैक्ट सेल या लेट आउट का हो जिसमें कि सेलर या वेंडर ट्रू ऑनर नहीं है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेलिंग या लेट आउट का है और जिसमें कि जो सेलर या वेंडर है वो ट्रू ओनर नहीं है, ओके, नॉट ट्रू ओनर, तो वहां पर क्या होता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। जब आप खुद ही ट्रू ओनर नहीं हो तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम नहीं डाल सकते, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वेयर फर्स्ट सेलर और वेंडर हैव नॉलेज कि मेरा इस प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल नहीं है बट फिर भी मैं सेल या लेट कर रहा हूँ, ये सिचुएशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो सेलर को भी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी ओनरशिप इस प्रॉपर्टी में नहीं है और मैं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सेकंड, सेलर वेंडर हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जहां उसे लग रहा है कि उसका प्रॉपर्टी में गुड टाइटल है तो वह कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम जो फिक्स था उस पर वह प्रॉपर्टी नहीं दे पाया। राइट बच्चे, इसमें क्या बात की गई है, आप सेक्शन 46 से 50 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखेंगे तो क्या है, एक तो ये होगी सिचुएशन कि उसको पता है ट्रू ओनर नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी ही नहीं। दूसरा, बाय चांस उसको आइडिया नहीं है अभी अपनी ओनरशिप का और स्टिल वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल का। लेकिन जब लेने देने की बात आती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात आई तो ट्रांसफर करते टाइम उसे पता लगा कि शिट, मैं तो ऑनर था ही नहीं, मेरे लिए तो टाइटल जो है अभी कंप्लीट टाइटल है ही नहीं। तो वो जब तक प्रॉपर्टी का फुल टाइटल नहीं आ जाता वो ट्रांसफर कैसे करेगा, मीन्स टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया। दैट्स वाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये उन लोगों पर बार है, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात चल रही है बच्चे जिनका खुद ही टाइटल जो है वो इनकैपेबल है, टाइटल फुलफिल नहीं है, कंप्लीट टाइटल नहीं है। और यहाँ पर उन लोगों की बात चल रही थी जिनकी परफॉर्मेंस खुद से नहीं हो पा रही है तो वो दूसरे से परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद रखेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो नहीं करवा सकते, राइट। Then coming to section 18, section 18 also very very important। section 18 की बात करें तो क्या कहता है, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, ठीक है, एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की वेरिएशन के बाद ही होगी। ओके, मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कुछ चेंजेस हैं तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस नहीं हो जाते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा। मान के देखिए क्या है, वेयर अ प्लेंटिफ है, ठीक है, प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट वो राइटिंग में है और इसके लिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है, कौन, प्लेंटिफ। ओके, तो उससे क्या होगा, डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएशन या चेंजेस हुए हैं तो प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन वेरिएशंस पर ही ला सकता है, राइट। जैसे कि अगर डिफेंडेंट को ये लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस थे और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो बातें नहीं है तो डिफेंडेंट कहेगा मुझे इसका आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि वेरिएशन है, तो प्लेंटिफ को उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करनी पड़ेगी क्योंकि डिफेंडेंट को वेरिएशन का आइडिया था। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, वेयर बाय फ्रॉड, फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम करेंगे बच्चे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है ना,
तो इनमें क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वेरिएशन आ गई है। सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट में वाइट कार लेनी थी बी से, और अब बी के पास ब्लैक कार है। बी यहाँ पर प्लेंटिफ है, क्योंकि वह कहता है कि अपनी कार लेके जा, और ए डिफेंडेंट है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उसको लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ए कहता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस में व्हाइट कार थी और अब ब्लैक कार है। समझ रहे हो बच्चे कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, किससे रिलेटेड, कार। ओके, कार क्या थी उस टाइम पे, व्हाइट कार की बात हुई, लेकिन अब देखा जाए तो ब्लैक कार है, राइट। तो डिफेंडेंट तो ये कहेगा ना कि आपके पास उस टाइम पे तो क्या थी, व्हाइट कार की बात हुई थी, अब आपके पास ये ब्लैक कार है। तो ए कहता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टर्म्स में व्हाइट कार थी और अब ब्लैक कार है, तो ब्लैक कार की मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। तो डिफेंडेंट जिन टर्म्स पर एग्री हुआ था उसमें वेरिएशंस आ गई हैं, राइट। अब वेरिएशन उन्हीं में ही आ गई है, तो ये सिचुएशन है। मींस अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी तो उन वेरिएशन पर ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट इज वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज, ये था कि सर्टेन लीगल रिजल्ट्स जो भी प्रोड्यूस करे कॉन्ट्रैक्ट से, बट कहीं ना कहीं ये नहीं हो पा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट सपोज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 28, सपोज कीजिए 28 लाख ऑफ वीट, दिस इज वीट है। कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई 28 बोरी वीट की आपको भेजनी है, एंड उसमें +2 जो बोरी होंगी वो ड्रग्स की होंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इलीगल है, यहाँ पर भी चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं इस वजह से दिस नॉन एनफोर्समेंट हो जाएगी, वेरिएशंस के साथ आप नहीं कर सकते specific performance. Second, next is where the parties has subsequently to the execution of the contract varied both the terms. दोनों ही पार्टीज ने टर्म्स दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को चेंज कर दिया है, तब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो। सो बेसिकली सेक्शन 18 बात करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर होगी तो वो वेरिएशंस के बाद जो चेंजेस हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, प्रीवियस उन पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिचुएशन वैसी नहीं है। So with this, these 3 sections are over, and I hope you understood them very well, 16, 17, 18. And in next session, we are going to cover the next one. Till then, have a good day. Thank you.